दोस्तों, तैयार हो क्या एक अमेजिंग जर्नी के लिए? एक ऐसी जगह जहां नेचुरल ब्यूटी है भर भर के। इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहां की हवा एकदम फ्रेश है और हर तरफ पक्षियों का चहचहाना सुनाई देता है। नदियां सिर्फ बहती नहीं बल्कि पूरी स्पीड में शोर मचाती हुई आगे बढ़ रही हैं। उनका पानी इतना क्रिस्टल क्लियर और प्योर है कि लगता है जैसे पावन हो। देखो, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। जहां तक नजर जाए सिर्फ हरियाली दिखती है। हल्का हल्का बारिश का एहसास पूरी नेचर को जिंदा कर देता है। लेकिन यहाँ सिर्फ कुदरत का कमाल नहीं है। पुराने मंदिरों और रॉक कार्विंग्स में हिस्ट्री की आवाजें गूंजती हैं। दूर दूर तक बड़े बड़े माउंटेन्स खड़े हैं जिनके पीछे घने फॉरेस्ट्स में काफी राज छुपे हैं। मेरे लिए तो ये जगह सिर्फ घूमने की डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक पिलग्रिमेज साइट जैसी है। ये नदी अपने एकदम साफ और प्योर पानी के साथ मेरे लिए जैसे पवित्र गंगा है, और इसमें एक डिप लगाना मुझे इतनी खुशी देता है जैसे महाकुंभ में नहाने से मिलती है। अब और इंतजार नहीं करते, चलो शुरू करते हैं ये इनक्रेडिबल जर्नी। मेरी यात्रा एक तरह से सुबह 4 बजे दहिसर स्टेशन से ही शुरू हो गई थी। इतनी सुबह मैं पहले कभी दहिसर स्टेशन नहीं आया था। मुझे दादर जाने के लिए पहली ट्रेन पकड़नी थी और दादर सीआर से तेजस एक्सप्रेस पकड़नी थी। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि स्टेशन पर कुछ यात्री थे और वो पूरी तरह से खाली नहीं था। ये मुंबई है, हमेशा जागती रहती है। दादर से मैंने सुबह 6 बजे तेजस एक्सप्रेस में विस्टाडोम कंपार्टमेंट में बहुत चौड़ी खिड़कियों वाली सीट पर बोर्ड किया था। खिड़की वाली सीट हमेशा से मेरा पसंदीदा रही है, इस उम्र में भी। और मुझे खिड़की से हरियाली देखकर और सहयात्रियों के साथ बातचीत करके बहुत आनंद मिला। मैंने तेजस एक्सप्रेस में अपनी यात्रा के बारे में एक अलग वीडियो बनाया है। कोकण मार्ग पर मानसून में खिड़की वाली सीट से नज़ारे का पूरा अनुभव लेने के लिए कृपया उसे जरूर देखें। ये आंखों के लिए एक दावत है। जंभारुण का नज़ारा शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी खाइयाँ हैं और पहाड़ों की गहरी घाटी के बीच से तेज बहती नदी है। इसके अलावा आसपास हर जगह अनगिनत छोटी छोटी धाराएं बह रही हैं और कहीं कहीं गांव की झोपड़ियां भी दिखती हैं। पक्षियों का मधुर कलरव पूरे वातावरण में गूंज रहा था और उनकी आवाजें जंगल की शांति में एक नया संगीत घोल रही थीं। कभी कभी बहुत तेज बारिश होती थी जिसने पूरे दृश्य में एक नया आयाम जोड़ दिया। पूरा माहौल बेहद ताजा और स्फूर्तिदायक था। हवा में घुली हुई मिट्टी और ताजी पत्तियों की महक हर सांस के साथ भीतर तक उतर रही थी, मानो प्रकृति खुद मुझे गले लगा रही हो। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ने अपनी पूरी सुंदरता यहाँ बिखेर दी हो और हर पल एक जादुई अनुभव से भरा हो। ये एक ऐसी जगह थी जहां समय ठहर सा जाता है और आप प्रकृति के साथ एकाकार हो जाते हैं। यहाँ की हर चीज आपको अपनी ओर खींचती है और शहर के शोरगुल को पूरी तरह भुला देती है। इस पूरे माहौल ने मुझे एक पुराने हिंदी गाने की याद दिला दी, बूंद जो बन गई मोती। उस गाने की ये पंक्तियां जंभारुण के इस नज़ारे पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये कौन चित्रकार है? ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमावदार घेरादार घाटियां। ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है? कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है?
अपनी कॉटेज के बरामदे की चारदीवारी पर बैठकर बाहर के नज़ारे को देखना मेरे लिए सचमुच एक सुनहरा यादगार लम्हा था। मैं उस पल में पूरी तरह से डूब गया, गहरे विचारों में खो गया। ऐसा लगा जैसे समय थम सा गया हो और मैं बस उस शांति और सुंदरता को आत्मसात कर रहा हूं। यह एक ऐसा पल था जिसने मुझे अपने भीतर झांकने और प्रकृति के साथ एकांत में जुड़ने का अवसर दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जंगल में अपनी यात्रा के दौरान मुझे ये स्कूल देखने का मौका मिला। मैंने स्कूल का दौरा करने पर जोर दिया क्योंकि मैं अपने गांव के स्कूलों की स्थिति खुद देखना चाहता था। मीडिया में मिली समीक्षाओं और रिपोर्टों को देखते हुए मैं वहां जो देखने वाला था उसके बारे में बिल्कुल भी आशावादी नहीं था। लेकिन मुझे ये देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि स्कूल का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से किया जा रहा था। जब मैं एक कक्षा में दाखिल हुआ तो मैं अचानक हैरान रह गया जब सभी छात्रों ने एक साथ तालियां बजाकर, सिर झुकाकर और एक सुनियोजित स्वागत स्किट के साथ मेरा स्वागत किया। वे बाल सभा कर रहे थे, यानी बच्चों का सम्मेलन। वे अपनी शिक्षा और सुविधाओं के बारे में चर्चा करते हैं और उन्हें बेहतर बनाने के तरीकों पर बात करते हैं। मुझे ये अवधारणा बहुत पसंद आई। फिर मैं दूसरे कमरे में गया जहां गांव के बड़ों की एक बैठक चल रही थी। वहां वे स्कूल की बेहतरी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी मुझे एक और सुखद आश्चर्य हुआ जब 6 साल की एक प्यारी बच्ची गार्गी ने भाषण दिया। मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। स्त्री निर्मित आहे, मनुष्य प्राणीची नसेल तर वंश टिकेल तरी कसा। इसके बाद मैं बाहर स्कूल के शिक्षक से मिला। वह गांव, स्कूल, इतिहास और पेट्रोग्लिफ्स के बारे में बताने के लिए बहुत उत्सुक थे। मैंने नन्ही बच्ची गार्गी पर और स्कूल पर भी अलग से वीडियो बनाए हैं। कृपया इन वीडियो को भी जरूर देखें। नासिक क्षेत्र से एडवोकेट वार्के और उनका परिवार भी कॉटेज परिसर में रहने आया था। वे बहुत हंसमुख और फ्रेंडली नेचर के थे। हमने कुछ कहानियां शेयर की और अच्छे गप्पे लगाए। वाकई ये एक बहुत ही लाइवली परिवार था और मैं भाग्यशाली था कि मुझे अपनी इस यात्रा के दौरान एक अच्छा साथ मिला। यहाँ आप दीपेश को बम कहे जाने वाले इस मिनी बॉयलर में स्थानीय लकड़ी और फुंकनी, एक तरह का ब्लो पाइप की मदद से आग प्रज्वलित करते हुए देख रहे हैं। जम्भारून की एक और अत्यंत विशिष्ट खासियत है इसका हमारे पाषाण युग के शिकारी संग्राहक पूर्वजों से सीधा संबंध। ये संबंध यहाँ पाए जाने वाले पेट्रोग्लिफ से पता चलता है। इन्हें कातर शिल्प कहा जाता है। जम्भारून का अपना एक समृद्ध इतिहास है जिसके प्रमाण यहाँ के मंदिरों में मिलते हैं। मैंने यहाँ लगभग 6 मंदिर देखे। ये मंदिर बहुत पुराने हैं, कम से कम 400 साल पुराने, यानी 16वीं शताब्दी या शायद उससे भी पहले के। दुख की बात यह है कि इस इतिहास का कोई भी विवरण सामूहिक स्मृति से पूरी तरह मिट गया है और इनके बारे में कोई दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इन मंदिरों के चारों ओर अपनी किलेबंदी की दीवारें बनी हुई हैं। ऐसे मंदिरों के चारों ओर ऐसी दीवारें होना थोड़ा अजीब लगा। दूसरा, आज के समय में जैसे ये एक दूरस्थ पहाड़ी और जंगली जगह है जहां बहुत कम आबादी है, ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में किलेबंदी वाले मंदिर कैसे हो सकते हैं? मेरा एक अनुमान है कि कभी ये जगह नक्शे पर एक प्रमुख स्थान रही होगी जो गतिविधियों से गुलजार रहती होगी और इसका एक समृद्ध तथा संपन्न विरासत रही होगी। ये किलेबंदी शायद इस्लामिक मुगल आक्रमणकारियों से सुरक्षा के लिए रही होगी। ये भी अजीब था कि अधिकांश मंदिरों के गोल गुंबद मस्जिदों जैसे दिखते थे, जिससे ये अटकलें लगने लगीं कि शायद ये मूल रूप से मस्जिदें रही हों। इसकी दूसरी व्याख्या ये भी हो सकती है कि ऐसी वास्तुकला जानबूझकर आक्रमणकारी इस्लामी सेना को भ्रमित करने और उन्हें दूर रखने के लिए बनाई गई होगी। जो भी हो, इसका इतिहास पूरी तरह मिट चुका है। जो बचा है वो मंदिरों की जर्जर संरचनाएं हैं। इन सभी मंदिरों में अभी भी देवी देवता स्थापित हैं और इनकी नियमित रूप से पूजा की जाती है।
ये भी दिलचस्प है कि इन मंदिरों का स्वामित्व खोत के पास है, जो इस क्षेत्र के जमींदार हैं और पेशवाओं द्वारा भू राजस्व एकत्र करने के लिए नियुक्त किए गए थे। अपने इस प्रवास के दौरान मुझे विनीत कुलकर्णी और उनके बारामती के ऊर्जावान युवाओं के समूह का अच्छा साथ मिला। हमने साथ में बातें करते हुए, मजाक करते हुए और घूमते हुए एक शानदार समय बिताया। उनकी जीवंतता और उत्साह ने इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया। कोंकण में बारिश का समय अनुभव करने का एक बहुत ही खास पल होता है। यहाँ के जंगलों और पहाड़ों में बारिश पूरे वातावरण में एक नई भव्यता और ताजगी ले आती है। कोंकण में जब बारिश होती है तो वो बहुत तेज और मूसलाधार होती है। ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये एक ऐसा अनुभव होता है जो आपकी आत्मा को भिगो देता है। हरियाली इतनी गहरी और चमकीली हो जाती है कि आंखों को सुकून मिलता है। पत्तों से टपकती बूंदें, मिट्टी की सूंधी खुशबू और दूर झरनों का शोर, ये सब मिलकर एक ऐसा जादुई माहौल बनाते हैं जो शहर के जीवन की सारी थकान मिटा देता है। हवा में एक अद्भुत ठंडक और नमी होती है जो आपको भीतर तक तरोताज़ा कर देती है। कोंकण की बारिश सिर्फ मौसम नहीं बदलती, ये एक पूरा अनुभव बदल देती है। ऐसे खूबसूरत खुले माहौल में चाय पीना मेरे लिए किसी शाही और शानदार पल से कम नहीं था। अब मैं आपके साथ नदी में तैरने के अपने शानदार अनुभव को साझा करने जा रहा हूँ। मैं एक नदी में तैर रहा था जो कि ज्यादातर जगहों पर उथली थी। पानी की तेज धाराएं और उनका गरजता शोर मुझे अपनी ओर खींच रहा था। जगह जगह छोटे छोटे झरने भी थे। घाटी के बीच से बहती ये नदी दोनों ओर से घने जंगलों से ढके पहाड़ों से घिरी हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा वातावरण गूंज रहा था। नदी का पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, इतना पारदर्शी कि मैं नीचे सब कुछ देख पा रहा था। मैं खुद को पानी के अंदर ज्यादा से ज्यादा देर तक रहने से रोक नहीं पाया, भले ही पानी उथला था। पानी के अंदर अपनी आंखें खुली रखकर मैंने चारों ओर तैरती हुई छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियों का खूबसूरत नजारा देखा। कुछ सुनहरी मछलियां भी थीं जो मेरे चारों ओर तैर रही थीं। मेरे शरीर की हर कोशिका इस ताजगी भरे पानी के संपर्क का आनंद लेना चाहती थी, इसलिए पानी के अंदर रहना सबसे अच्छा विकल्प था। मुझे इस ताजगी भरे और फिर से जीवंत करने वाले अनुभव को छोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी बैटरियां फिर से चार्ज हो रही हों। मैं इस अद्भुत जगह से बाहर निकलना ही नहीं चाहता था। मैं खुद को एक जंगली खुशी की चीख लगाने से रोक नहीं पाया और अपनी उत्तेजना और खुशी को उस अछूती नदी और जंगल में खुलकर बह जाने दिया।
जब मैंने अपने पैर पानी में डाले तो अचानक मुझे लगा कि छोटी छोटी मछलियां मेरे पैरों को कुतर रही हैं। ये एक अनोखा एहसास था। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे मुझे पानी के अंदर प्राकृतिक एक्यूपंक्चर मिल रहा हो। अपनी सुबह की शानदार स्विमिंग के बाद मैं वापस अपनी कॉटेज की ओर लौट रहा था। नदी पर कपड़े बदलने की कोई व्यवस्था नहीं थी और बारिश भी हो रही थी, इसलिए मैंने अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम में ही कॉटेज तक वापस आने का फैसला किया। रास्ता थोड़ा पथरीला था और बारिश की वजह से पत्थर बहुत फिसलन भरे हो गए थे। लंबी तैराकी के बाद थोड़ी थकान तो थी, पर जंगल का ताज़ा माहौल और बारिश की फुहारें मुझे तरोताज़ा कर रही थी। ये इतना ताजगी भरा था कि लग रहा था जैसे शरीर से सारी नकारात्मकता निकल गई हो। ये एक अलग तरह का डिटॉक्स था। मुझे जंगल में टहलने में बहुत मज़ा आया। हालांकि मुझे चलते समय संतुलन बनाने में सावधानी बरतनी पड़ी, खासकर बारिश की वजह से फिसलन भरे पत्थरों पर। ठंडी हवा चल रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे। नीचे बहती नदी का कल कल करता शोर एक सुखद पृष्ठभूमि संगीत दे रहा था। हवा के पत्तों से गुजरने पर पेड़ों से भी एक मधुर सरसराहट की आवाज आ रही थी। पहाड़ के नीचे नदी का नज़ारा ज्यादातर समय एक जैसा ही बना हुआ था, जो इस शांत वातावरण को और भी सुकून भरा बना रहा था। मेरा रास्ता कुछ जगहों पर ठीक से बना हुआ नहीं था और कहीं कहीं रास्ते के बगल में गहरी खाई भी थी, इसलिए मुझे बेहद सावधान रहना पड़ रहा था। लेकिन कुल मिलाकर ये एक मज़ेदार और ताजगी भरा अनुभव था। हालांकि मैं काफ़ी देर तक चला, पर ज़रा भी थका नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति की गोद में चलने से मेरी सारी ऊर्जा फिर से भर गई हो। ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी और हर सांस के साथ मुझे एक नई स्फूर्ति मिल रही थी। ये शहरी जीवन की भाग दौड़ से दूर आत्मा को शांत करने वाला एक अद्भुत अनुभव था। जंगल की महक और ताज़ी हवा ने मुझे भीतर से तरोताज़ा कर दिया। मैं केलकर के जामभरुन कॉटेज में ठहरा था। यह एक बहुत अच्छी जगह थी। श्री दीपेश वहां के प्रबंधक थे। उन्होंने मेरी बहुत अच्छी देखभाल की। वो मेरे साथ नदी, मंदिरों और जंगल की पगडंडियों पर भी गए और मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए और फिसलन भरे पत्थरों पर नदी में प्रवेश करते समय उन्होंने मेरी मदद की। कॉटेज बहुत विशाल थे, जिसमें अटैच बाथरूम, वेस्टर्न स्टाइल कमोड और सुबह के समय गर्म पानी की सुविधा थी। कॉटेज की दीवारें जांब पत्थर से बनी थी, जो कोंकण क्षेत्र का स्थानीय पत्थर है। यह एक लाल पत्थर होता है जिसमें कई छेद होते हैं, जो इसे एक खास पहचान देते हैं। ये कॉटेज के अंदर हवा को ठंडा रखने में मदद करता है। फर्श को गोबर से लिपा गया था। सामने एक छोटा बरामदा भी था। इन सब चीजों ने इसे एक अनूठा देहाती गांव जैसा अनुभव दिया और मुझे ये बहुत पसंद आया। कॉटेज प्रबंधन ने अतिरिक्त शुल्क पर रत्नागिरी रेलवे स्टेशन से जामभरुन कॉटेज तक मुझे लाने ले जाने, पिकअप और ड्रॉप की व्यवस्था भी की थी। आखिरी दिन जब मैं जा रहा था तो होमस्टे के मैनेजर दीपेश ने मुझे सोनचंपा के फूलों का एक बहुत ही खूबसूरत विदाई उपहार दिया। उसकी मनमोहक खुशबू ने मेरा मन मोह लिया। मैं जामभरुन से नदी, बारिश और पहाड़ों के साथ बिताए अनगिनत खूबसूरत पलों की यादें लेकर वापस लौटा। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि प्रकृति के साथ एक गहरा जुड़ाव था, जिसने मेरे मन मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ी। हर पल, चाहे वो नदी के क्रिस्टल क्लियर पानी में तैरना हो या बारिश में भीगते हुए जंगल की पगडंडियों पर चलना या फिर ऐतिहासिक मंदिरों की प्राचीन कहानियों में खो जाना हो, हर अनुभव एक अनमोल स्मृति बन गया है। जामभरुन ने मुझे न सिर्फ ताजगी दी, बल्कि प्रकृति के करीब होने का एक अनूठा एहसास भी कराया। नमस्ते दोस्तों, ये मेरी पहली यात्रा कहानी का वीडियो था।
आपको ये कैसा लगा, कृपया टिप्पणियों में जरूर बताएं। यदि आपको ये पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। आपके सुझावों का मैं हमेशा स्वागत करूंगा। जामभरून में मैंने जिन जगहों का भ्रमण किया उनके बारे में आप और जानकारी भी जोड़ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से मुझे अपनी एकल यात्राओं के और भी यात्रा वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।